नमस्कार। स्वागत है सभी का। मित्रों, राजस्थान का इतिहास चल रहा है और उसमें आमेर का कछुआ वंश पढ़ने जा रहे हैं अपन लोग है। और उसकी दो क्लासें हो चुकी है। आज की क्लास में अपन लोग है वो भरमल पे चर्चा करेंगे। भरमल को पढ़ने वाले हैं। भरमल आमेर का कछुआ वंश का राजा है और ये अकबर की अधीनता से स्वीकार करने वाला और मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजा है। राजपुताने का पहला राजा, आमेर का कछुआ वंश का भी पहला राजा। चलिए भरमल के बारे में देख लेते हैं। क्लास की शुरुआत कर देता हूं मैं, सुनिएगा ध्यान से। भरमल मित्रों राजा बनता है 1547 में और 1573 तक राजा रहता है। सबसे पहली लाइन तो यही है कि भरमल है वो 50 वर्ष की आयु में राजा बनता है। कौन सी आयु में? 50 वर्ष की आयु में राजा बनता है। कहाँ का राजा बनता है तो फिर बता देना, आमेर का राजा बनता है। आमेर का राजा, ये लो आमेर का राजा बन गया। और आमेर वर्तमान जयपुर। कौन सा वंश पढ़ रहे हैं तो बता देना, कछुआ वंश पढ़ रहे हैं। कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? कछुआ वंश पढ़ रहे हैं। ये लो आमेर वर्तमान जयपुर। आमेर का कछुआ वंश और कछुआ वंश का राजा का नाम क्या तो बता देना, भरमल। मित्रों भरमल जब राजा बना तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी और उन्हीं चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती थी मिर्जाओं की। इन्हीं के वंशज, इन्हीं के परिवार के सदस्य है वो भरमल को हटा करके और राजा बनना चाहते थे। जैसे पूर्णमल का पुत्र है सुजा। सुजा ने तो आक्रमण ही कर दिया था आमेर पे। तो फिर भरमल के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। पहली चुनौतियां तो परिवार की थी। पहली चुनौती तो परिवार के सदस्यों के साथ ही निपटना है। उनको कैसे अलग करना है, शत्रुता जो बढ़ती जा रही थी उसको कैसे मिटाना है, स्वयं को राजा पद पे दिखावे के रूप में मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित करना है। तो ऐसे बहुत सारी चुनौतियां थी। तो अब भरमल को क्या चाहिए था? भरमल को कोई सहयोगी चाहिए था। भरमल ने इधर उधर से देखा तो मुगलों के सिवाय और कोई सहायता देने वाला नहीं मिला। तो फिर भरमल ने क्या सोचा? भरमल ने सोचा कि मुगलों से संबंध बना लिए जाए और हो सकता है कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले तो वो हमारी सहायता कर दे और हम है जो मैं जो आमेर का राजा बन के और एकदम से शांत प्रिय और अच्छा अच्छा क्या बोल रहा है ये बच्चा? हाँ भरमल पढ़ रहे हैं। अब से पहले है वो दो क्लास हो चुकी है बेटा, दो क्लास हो चुकी है। यूट्यूब पे डाल दिए मैंने। हाँ सीधे यूट्यूब पे डाल दिए। हाँ ऐप वाले बच्चे हैं वो वहाँ यूट्यूब पे जुड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ है यूट्यूब वाला? तो सभी के लिए ही है, केवल ऐप ऐप वालों के लिए नहीं है। देखो भरमल इधर उधर सहायता की तलाश में था तो भरमल ने फिर अकबर की अधीनता स्वीकार करना ठीक समझा। तो इसने ये मिलेगा कैसे, अकबर से मिलेगा कैसे? सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी। तो फिर इसने कहा कि यार किसका सहयोग लूं और क्या किया जाए। तो मित्रों अकबर उस समय क्या कर रहा था? अकबर की नीति थी, देखो ये सुलह कुल की नीति है, ये अकबर की नीति थी। ध्यान रखना किसकी नीति थी? अकबर की नीति थी। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई। सुलह कुल की नीति का मतलब यह है कि या तो आप दोस्त बन के हमारी शरण में आ जाओ या फिर हमारी सेना द्वारा आप पे आक्रमण कर दिया जाएगा, आपका दमन कर दिया जाएगा, फिर आपको हमारे अधीन कर लिया जाएगा। दो ऑप्शन होते थे सुलह कुल की नीति में। दो ऑप्शन होते थे, या तो आप हमारे साथ में दोस्ती मित्रता के संबंध बना लो और हमारी शरण में आ जाओ, या फिर हम वो सेना के द्वारा आक्रमण कर देंगे, आपका दमन कर देंगे और फिर आपसे अधीनता स्वीकार करवा लेंगे। इसे सुलह कुल की नीति कहते हैं। ये सुलह कुल की नीति। या तो आप है जो मित्रता पूर्वक है, हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, अधीनता स्वीकार कर लो, अकबर का ऐसा मानना था। और नंबर दो, या फिर हम है जो सेना के द्वारा आक्रमण करके अधीनता स्वीकार करवा लेंगे। अधीनता ये तो एक प्रकार से बंदी बनाना था। ये दो प्रकार की नीतियां अपनाई और इसे ही सुलह कुल की नीति कहते हैं। अकबर की सुलह कुल की नीति है। अब क्या करता है भरमल ने? क्या किया? सबसे पहले अकबर से मिलना चाह तो भरमल गया मजनू खां के पास कि यार मुझे है जो अकबर से मिलना है। मजनू ने कहा ठीक है, ये कितने बड़ा काम है, ये तो मैं मिलवा देता हूँ। तो फिर मजनू खां के कहने पे मित्रों पहली बार है वो 1556 में, और भरमल है जो अकबर से मिलता है। भरमल अकबर से मुलाकात करता है। अकबर से मुलाकात करता है, अच्छे से याद रखना। पहली बार
मजनू खां के सहयोग से भरमल है जो मुलाकात करता है किसी अकबर से। उसके बाद में फिर सांगानेर। सांगानेर को क्यों पढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है, सांगानेर को क्यों पढ़े। ध्यान रखना मित्रों, ये जो पहली बार मुलाकात हुई मजनू खां के सहयोग से भरमल की अकबर से, तो उसमें कोई खास बातचीत नहीं हुई। अब क्या हुआ, अकबर जियारत करने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ दरगाह पे आया था अजमेर। तो फिर उस समय है वो जगते खां को बोला भरमल ने कि यार मजा नहीं आया, एक बार के लिए और मिलवा दो, अकबर से मुझे मिलना है। तो फिर जगते खां को बोला गया, तो जगते खां ने मित्रों, जगते खां ने अकबर से मुलाकात करवाई। और ये जो मुलाकात हो रही है ये 1562 में हो रही है। पहली मुलाकात 1556 में भरमल ने अकबर से की, किसके सहयोग से, मजरू खां के सहयोग से। और फिर दूसरी अगली मुलाकात जब बाबर है जो, सॉरी बाबर बोल रहा हूं, अकबर है जो अजमेर दरगाह पे जियारत करके वापस लौट रहा था, उस समय फिर भरमल ने कहा जगते खां को कि यार पहली मुलाकात में तो मैं खुल के बात ही नहीं कर पाया, मजा नहीं आया मुलाकात का, मेरे जो विचार थे वो तो मैं अकबर के सामने प्रकट ही नहीं कर पाया, तो मुझे एक बार और मिलवाओ। तो फिर जगते खां ने अकबर से 1562 में सांगानेर में मुलाकात करवाई। और जैसे ही ये मुलाकात की तो उसने सब कुछ है वो बता दिया अकबर को, और अकबर की अधीनता भी यहाँ स्वीकार कर लेता है। ये लो मुगल अधीनता, मुगल अधीनता स्वीकार कर लेता है। कौन, तो बता देना भरमल। और अकबर ने कहा कि चल मजा कर, तेरे को कोई नहीं हिलाने वाला। अभी यदि तेरे पे किसी ने आक्रमण किया तो वो मेरे पे आक्रमण समझा जाएगा और तेरा सहयोग मैं करूंगा। कब की बात है, तो बता देना 1562 की बात है। फिर 1562 में ही जब अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे आकर के अजमेर से वापस लौट रहा था अकबर, तो फिर पुणे भरमल है वो सांबर में मिला, और सांबर में मिलके और इस बार क्या बोल रहा है, इस बार बोलता है कि यार मैं है जो कुछ अलग करना चाह रहा हूं। तो फिर अकबर ने कहा कि क्या, तो फिर भरमल ने कहा कि यार मेरी है जो पुत्री है और उस पुत्री की शादी है वो मैं आपके साथ में करना चाहता हूं। तो फिर अकबर ने कहा कि वेलकम है, स्वागत है आपका, आइए। तो फिर इसने भरमल ने अपनी पुत्री की शादी, जिसका नाम क्या, तो बता देना हरकाबाई। क्या नाम, हरकाबाई। इस हरकाबाई की शादी है वो अकबर के साथ में कर दी। ये लो अकबर के साथ में। ये तीनों चीजें अच्छे से याद रखना। दो में प्रश्न पूछे गए हैं, मजनू खां का प्रश्न कभी पूछता नहीं है एग्जामिनर, लेकिन सांगानेर और सांबर दोनों से एग्जामिनर है वो प्रश्न पूछता है। सबसे पहले अकबर से भरमल मिला है कहाँ, तो बता देना मजनू खां के सहयोग से भरमल मिला है, मुलाकात करता है 1556 में। और फिर दूसरी बार अधीनता स्वीकार भी करता है, सांगानेर में मिलता है जगते खां के सहयोग से 1562 में, और अधीनता स्वीकार कर लेता है। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला ही शासक था ये, और वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला भी आमेर के कछुआओं का पहला ही शासक था। और फिर सांबर में फिर ये मुलाकात करता है भरमल अकबर से, और अपनी पुत्री हरकाबाई की शादी है वो अकबर के साथ में कर देता है। ओके, जहां तक का माजरा है वो समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पेज पे चलता हूं। अब ये इसके बारे में समझना है कि हरकाबाई कौन थी, क्यों पढ़े इसको, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लो। हरकाबाई ये तो जान लिया किसकी पुत्री थी, पुत्री किसकी, तो बता देना भरमल की पुत्री थी, भरमल की पुत्री थी। ये लो, इसकी शादी किसके साथ हो गई, तो फिर बता देना इसकी शादी तो अभी सर अपन लोगों ने करवाई है, किसके साथ में, अकबर के साथ में करवाई है। तो ये लो अकबर के साथ में हो गई। और फिर पूछ ले कि इसको किस नाम से जाना जाता था, अन्य नाम क्या थे, तो फिर बता देना इसको मुगल दरबार में शाही बेगम कहते थे। क्या, शाही बेगम, शाही बाई या शाही बेगम कहते थे। और फिर इसको उपाधि दी गई थी, इनको एक उपाधि भी दी गई थी। कौन सी उपाधि, इसकी एक उपाधि थी, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। इनकी एक उपाधि थी, हरकाबाई की एक उपाधि थी। उपाधि का नाम क्या है, तो फिर बता देना उपाधि का नाम है मरियम उजमानी, मरियम है उजमानी। इसकी उपाधि का नाम है मरियम उजमानी, ये इनको उपाधि दी गई थी। ये लो, और इसी से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। इसका जो पुत्र है उसका नाम, हरकाबाई का पुत्र का नाम सलीम था मित्रों। क्या था, सलीम था, अकबर का पुत्र।
और हरका बाई की कोख से इसका जन्म हुआ। सलीम का, सलीम को इतिहास में जहांगीर के नाम से जाना गया। सलीम को इतिहास में जहांगीर के नाम से जाना गया। ओके, एक बार के लिए पुनः देख लो, रिवाइज करो अच्छे से, पुनः देखो। मैंने कहा हरका बाई कौन थी? तो पुत्री थी किसकी? तो बता देना भरमल की पुत्री थी। पूछ ले कि इसकी उपाधि क्या थी? तो बता देना मरियम उजमा ने इसकी उपाधि थी हरका बाई की। शादी किससे हुई? अकबर से हुई। और नाम क्या था इसका? अन्य नाम क्या? तो बता देना शाही बेगम कहते थे इसको। और इसको, इसकी जो, इसका जो संतान थी, इसकी जो पुत्र था, पुत्र का नाम सलीम था। और सलीम को इतिहास में जहांगीर के नाम से जाना जाता था। ओके, यहां तक का माजरा समझ में आ गया होगा। अगले पेज पे चलता हूं। ये लो, मनसबदारी क्या है? मनसबदारी, इस मनसबदारी के संबंध में पढ़ना है, ध्यान रखना। मनसबदारी एक पद है। मनसबदारी क्या है? एक पद है। पहली बात तो यह याद रखना। और मनसबदारी की शुरुआत किसने की? इसकी मनसबदारी की शुरुआत किसने की? तो फिर बता देना अकबर मनसबदारी की शुरुआत करता है। कौन शुरुआत करता है? अकबर मनसबदारी की शुरुआत करता है। फिर क्या हुआ? मनसबदारी क्या है? एक पद है। इसकी शुरुआत किसने की? बता देना अकबर ने की। और ये किस पे आधारित है? होता क्या है इसमें? क्या होता है? तो ध्यान रखना, ये किस पे आधारित है? तो बता देना मंगोलों की एक पद्धति है। मंगोलों की पद्धति, मंगोलों की पद्धति पे आधारित है। और मंगोलों की पद्धति कौन सी? तो बता देना दशमलव। मंगोलों की दशमलव पद्धति पे आधारित है ये लो, सबसे इंपोर्टेंट है। और ये हाल ही में जो राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ, उसके एक शिफ्ट में पूछा गया कि जात एंड सवार क्या है? जात एंड सवार क्या है? तो जात एंड सवार क्या है? मनसबदारी है। और फिर पूछ ले कि मनसबदारी क्या है? तो फिर बता देना मनसबदारी तो सर की एक पद है। एक पद है तो मनसबदारी की शुरुआत किसने की? तो बता देना अकबर ने की। और मनसबदारी यदि एक पद है तो ये किस पद्धति पे आधारित है? बता देना मंगोलों, सबसे पहले मंगोलों ने एक दशमलव पद्धति लागू की थी। उस दशमलव पद्धति, मंगोलों की दशमलव पद्धति पे आधारित मनसबदारी है ये। उस पे आधारित है और इसकी शुरुआत है वो अकबर कर रहा है। और इसमें क्या दिए जाते थे? बता देना अकबर के समय इसमें जात और सवार दिए जाते थे। ये राजस्थान पुलिस अभी 2021-22 की जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया, राजस्थान पुलिस आरपी में पूछा गया। ओके 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 ओके, ठीक है। और उस पे यदि विस्तृत चर्चा करें और इस पे चर्चा करें तो फिर मनसबदारी की और बात कर लेते हैं। मनसबदारी, ये लो, मनसबदारी यदि इस पे और चर्चा की जाए तो अपन लोग ये चर्चा कर सकते हैं कि मनसबदारी में दो चीजें जोड़ी गई थी, एक जात एंड एक सवार। ये जोड़े गए नए, किसके द्वारा जोड़ा गया? तो बता देना अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा अपने अंतिम समय में दो जात और सवार नाम के पद जोड़ दिए गए। जात का मतलब क्या होता है? तो कुछ सैनिक है अपने साथ में रखना। और सवार का मतलब कुछ घोड़े अपने साथ में रखना। ये जात और सवार मनसबदारी के अंतिम समय में ये दो चीजें जोड़ी गई थी। और मित्रों इसके बारे में मनसबदारी के बारे में बात करें तो सबसे छोटी मनसबदारी है वो कितनी थी और सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी मनसबदारी? तो पूछ ले सबसे छोटी, सबसे छोटा मनसब क्या होता था? मनसब, तो फिर बता देना सबसे छोटा मनसब 10 था। कितना था? 10 था। और पूछ ले कि सबसे बड़ा, पूछ ले कि सबसे बड़ा मनसब है, सबसे बड़ा जो मनसब है वो कितना होता था? तो बता देना 12,000 का सबसे बड़ा मनसब था। 12,000 का, कितने हजार का? 12,000 का। अब मुगल दरबार में जो मनसब दिए जाते थे उसमें कौन कौन शामिल होते थे? उसमें मुगल राजवंश होता था। और मुगल राजवंशों से संबंधित इनके जो शहजादे होते थे उनको मनसब दिया जाता था। किन किन को दिया जाता था मनसब? ये लो, किन किन को मनसब दिया जाता था? दूसरी बार लिख देता हूं, नए सिरे से लिख देते हैं। ये मनसब पढ़ रहे हो और मनसब में ध्यान रखना, मनसब
किन किन को दिया जाता था, किन किन को दिया जाता था। तो एक नंबर बता देना, मुगल राजवंश के सदस्यों को, मुगल राजवंश के सदस्यों को दिया जाता था। और दूसरी बात, जो मुगल शहजादे होते थे, मुगल शहजादे होते थे, इनको ये मनसब दिए जाते थे। तो फिर किसी अन्य हिंदू राजा को दिया गया तो यस बता देना। मित्रों ध्यान रखना, अकबर के दरबार में 5,000 का मनसब किसने प्राप्त किया था, तो फिर बता देना 5,000 का मनसब तो प्राप्त किया था भरमल ने, 5,000 का मनसब भगवंत दास ने प्राप्त किया था। और प्रारंभिक तौर पे 5,000 का मनसब है वो मानसी ने भी प्राप्त किया था। लेकिन सर्वाधिक यदि मनसब प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति था, सर्वाधिक उच्च कोटि का, तो फिर बता देना मानसी था। कौन था? मानसी। मानसी को पढ़ेंगे तब डिटेल से चर्चा करेंगे। मानसी को अकबर ने प्रारंभ में 5,000 का मनसब दिया था, 5,000 का मनसब दिया। और फिर अपने अंतिम समय में जाते जाते 1605 में जब वो मरा था अकबर 1605 में, तो उसी समय 1605 में मानसी को 7,000 का मनसब दे करके गया था। ये लो, सर्वाधिक मनसब यदि कोई हिंदू राजा को प्राप्त था तो वो मानसी को था। ऐसे तो अपने ही वंशज एक मिर्जा अजीज कोका को भी 5,000 का मनसब दिया गया था, 7,000 का मनसब, चोरी 7,000 का मनसब दिया गया था, 7,000 सर्वाधिक 7,000 का। मिर्जा अजीज कोका, मिर्जा अजीज कोका, ये लो, मिर्जा अजीज कोका को भी मनसब दिए गए थे। ठीक है, ये मनसबदारी थी। अगले पेज पे चलते हैं, क्या है ये लो, शाही दाग। क्या है शाही दाग? मित्रों ध्यान रखना, शाही दाग और हुलिया प्रथा, ये घोड़े दागने की प्रथा थी। देखो आपने अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ा, एक एक को। अलाउद्दीन खिलजी ने मित्रों एक तो हुलिया दाग की नीति लागू की थी, हुलिया दाग की नीति लागू की थी। हुलिया दाग का मतलब क्या होता है तो बता देना, चेहरे का, किसका? चेहरे का, चेहरे का स्केच बनाना। क्या बनाना? चेहरे का स्केच बनाना। ये लो, चेहरे का स्केच बनाना। एक ये सैनिक है और ये सैनिक है, इस प्रकार से ऐसे डेल डेल कद का, डेल डोल का है। ये लो, ऐसे सैनिक का स्केच बना करके, फोटो इमेज बना करके, और अलाउद्दीन खिलजी वो अपने साथ में रखता था और सभी सैनिकों को पहचान लेता था कि मेरी सेना में कौन कौन से सैनिक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया प्रथा लागू की थी, हुलिया प्रथा, हुलिया दाग की नीति लागू की थी स्केच बनाने की। तो फिर ये शाही दाग क्या है मित्रों? ध्यान रखना, उसी हुलिया दाग में शाही दाग हुआ करता था। और शाही दाग का मतलब ये है कि इसमें घोड़े रखे जाते थे, घोड़े, और उन घोड़ों के, इन घोड़ों के पीठ पर, घोड़ों के पीठ पर दाग लगा दिया था। डाम बोलते हैं उसको, डाम डाम डाम, अपनी भाषा में कहे तो लीड़ी लगानो बोले, लीड़ी लगानो। तो जो सेना होती थी, सेना उनका लोगो है उसके पीठ पे लगा दिया जाता। और विशेष सैनिक होते थे या विशेष विश्वसनीय सेनापति होता था, उसको घोड़े रखने की, उनको सुरक्षा के रूप में 10, 12, 15, 20, 50 घोड़े रखने की अनुमति होती थी। वो शाही दाग होता था। तो शाही दाग में, शाही दाग है वो अकबर ने अपनी सेना में लागू किया था और घोड़े रखने की इजाजत दी थी, उसे सवार कहा जाता था। और कुछ सैनिक यदि किसी के सुरक्षा में रहे तो उसे जात का कहा जाता था। और यदि पूछ ले कि हुलिया प्रथा है, हुलिया प्रथा पे आधारित शाही दाग है। हुलिया प्रथा की शुरुआत कौन करता है तो बताना अलाउद्दीन खिलजी। और हुलिया प्रथा का मतलब क्या होता है बताना, चेहरे का स्केच बनाना, ताकि सारे सैनिकों की पहचान हो सके कि कौन सा सैनिक अपनी सेना में है, कौन सी अपनी सेना में नहीं है। आज की क्लास में क्या पढ़ा? भरमल को पढ़ा। मैंने कहा भरमल है वो, सबसे पहले भरमल के बारे में पढ़े तो ये 50 वर्ष की आयु में राजा बनता है और 1547 से 73 तक राजा रहता है। मैंने कहा आमेर का ये राजा बनता है, आमेर वर्तमान जयपुर में कछवा वंश का राजा है। ये लो, अकबर से इसने अधीनता स्वीकार कर ली अकबर की। और सुलह कल की नीति किसने अपनाई थी तो अकबर ने अपनाई थी। इसका मतलब क्या है? मित्रता पूर्वक हमारी अधीनता स्वीकार कर लो या फिर सेना आक्रमण करके और किसी को अधीन कर ले। ये सुलह कुल की नीति है, किसने अपनाई? अकबर ने। मजनू खां, मजनू खां के सहयोग से सबसे पहले बहरमल अकबर से मिला 1556 में। सांबर में चगतई खां के सहयोग से अकबर से मिला है कौन? भारमल है। और 1562 में अधीनता स्वीकार कर लेता है। सांबर में मिल पुनः मुलाकात करता है और भरमल अपनी पुत्री हरकाबाई की शादी कर देता है अकबर के साथ में। हरकाबाई कौन थी तो बता देना, भरमल की पुत्री थी। और शादी किससे हुई? अकबर से हुई। नाम क्या था तो बता देना, शाही बेगम। और इसी शाही बेगम का पुत्र का नाम क्या था? सलीम था। और सलीम का आगे चल करके नाम क्या हो गया? जहांगीर हो गया। बचपन का नाम सलीम था।
और हरका बाई की उपाधि की बात करें तो वो मरियम उजमानी इनकी उपाधि थी। फिर पढ़ा मनसबदारी, ये क्या है, एक पद है। आरपी राजस्थान पुलिस 2021-22 में पूछा गया, ये लो। जात और सवार क्या है तो बता देना मनसबदार है, मनसबदारी है। जात और सवार ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया। इसी का 2 स्वरूप है, जोड़ा था किसने, अकबर ने जोड़ा। और शुरुआत किसने की, अकबर ने की मनसबदारी की। किस पे आधारित है बता देना, मंगोलों की दशमलव पद्धति पे आधारित है। फिर मनसबदारी क्या है तो बता देना, मनसबदारी है वो जात और सवार है, मनसबदारी है, इसमें जात और सवार किसने जोड़ा, अकबर ने जोड़ा। और सबसे छोटा मनसब कौन सा होता है बता देना, 10 होता है। सबसे बड़ा मनसब है वो 12,000 का होता है। किन किन को मनसब मिला था तो बता देना, मुगल किन किन को मनसब दिए जाते थे तो बता देना, मुगल राजवंश के अधिकारियों को और मुगल शहजादों को मनसब दिए जाते थे। और मानसी को अकबर ने 5,000 का मनसब दिया। और फिर अंतिम समय में जब मरा था 1605 में, तो मरते मरते उसने है वो अंतिम समय में 7,000 का मनसब दे दिया था मानसी को। और विश्वसनीय यदि कोई हिंदू राजा था मुगल दरबार में तो वो मानसी था। और मिर्जा अजीज कोका ये तो इन्हीं के परिवार से था, तो मिर्जा अजीज कोका को भी 7,000 का मनसब दिया था अकबर ने। ओके, इस क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में देखते हैं बेटा। ओके, ठीक है मित्रों। ओके, बाकी अगली क्लास में देखते हैं। अगली क्लास में भगवान दास और उसके बाद में अपन लोग पढ़ने वाले हैं मानसी को।